वे शुरू से ही रचनात्मक और मौलिक होना चाहते हैं। वे विशेषज्ञों को कुछ अद्भुत करते देखते हैं और प्रक्रिया को समझे बिना ही उसके परिणाम की नकल करने की कोशिश करते हैं। वे शॉर्टकट की तलाश में कदम छोड़ देते हैं और आश्चर्य करते हैं कि प्रगति इतनी धीमी क्यों है। इस बीच सदियों से तलवारबाजों से लेकर चाय समारोह विशेषज्ञों और कैलीग्राफी कलाकारों तक जापानी मास्टर्स ने एक सरल 3 चरणीय प्रणाली का पालन किया, जिससे सामान्य छात्र मास्टर बन गए। इस प्रणाली को शुहारी कहा जाता है और यह गिटार बजाने से लेकर कोड लिखने और गणित में महारत हासिल करने तक कुछ भी सीखने के लिए काम आती है। शुहारी 3 जापानी शब्दों में टूट जाता है। शु जिसका अर्थ है पारंपरिक तरीके का पालन करना या उसकी रक्षा करना, हा जिसका अर्थ है परंपरा से अलग होना, और रे जिसका अर्थ है पूरी तरह से अलग होना या अपना रास्ता बनाना। ये 3 चरण शुरुआत से मास्टर तक की पूरी यात्रा का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह प्रणाली इसलिए काम नहीं करती क्योंकि यह जटिल है, बल्कि इसलिए क्योंकि यह इस बात का सम्मान करती है कि मानव सीखने का वास्तव में कैसे होता है। अधिकांश लोग सीखने में असफल होते हैं क्योंकि वे पहले 2 चरणों की नींव तैयार किए बिना सीधे तीसरे चरण पर जाने की कोशिश करते हैं। पहले चरण शु का अर्थ है नियमों का ठीक उसी तरह पालन करना जैसा सिखाया गया है, बिना अपनी शैली या रचनात्मकता को जोड़े। जब कोई छात्र मियामोटो मोसाशी से तलवारबाजी सीखना शुरू करता है, तो उसे अपनी तकनीक का आविष्कार करने या व्यक्तिगत प्रतिभा विकसित करने का मौका नहीं मिलता। वे अपने शिक्षक की हरकतों को हुबहू छोटी छोटी बातों तक दोहराते थे। तलवार का कोण, पैरों की स्थिति, सांस लेने की लय, हर चीज का एकदम सही तालमेल होना चाहिए। यह उबाऊ या सीमित लग सकता है, लेकिन इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। कविता लिखने से पहले वर्णमाला सीखने के समान जूते को समझें। यदि आप नहीं जानते कि अक्षर कैसे काम करते हैं, तो आप सुंदर वाक्य नहीं बना सकते। यदि आप बुनियादी संक्रियाओं को नहीं समझते हैं, तो आप गणित में कुछ नया नहीं कर सकते। जूते का चरण वह बनाता है जिसे जापानी मास्टर सही रूप कहते हैं। इसका मतलब है कि आपका शरीर और दिमाग वह सिद्ध मार्ग सीखते हैं जो आपसे पहले सैकड़ों या हजारों छात्रों के लिए कारगर रहा है। आप अभी रचनात्मक नहीं हो रहे हैं क्योंकि आप वह आधार बना रहे हैं जिस पर बाद में रचनात्मकता टिकेगी। आधुनिक शिक्षा अक्सर जूते को छोड़ देती है या जल्दबाजी करती है। शिक्षक छात्रों को बुनियादी बातों में महारत हासिल करने से पहले ही अपना रास्ता खोजने या खुद को अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह सिद्धांत में अच्छा लगता है, लेकिन गंभीर समस्याएं पैदा करता है। छात्र कमजोर नींव पर निर्माण करते हैं। वे बुरी आदतें विकसित करते हैं जिन्हें बाद में छोड़ना मुश्किल होता है। वे उन सूक्ष्म विवरणों को भूल जाते हैं जो अच्छे प्रदर्शन को महान प्रदर्शन से अलग करते हैं। जापानी दृष्टिकोण कुछ अलग कहता है। अपने विचारों को जोड़ने का प्रयास करने से पहले बुनियादी बातों में पूरी तरह से महारत हासिल करें। पारंपरिक तरीके का सम्मान करें क्योंकि यह आपके पहले आने वाले सभी लोगों के संचित ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। एक व्यवहारिक उदाहरण दिखाता है कि यह कैसे काम करता है। जब जापानी छात्र सुलेख सीखते हैं, तो वे अपने शिक्षक के ब्रश स्ट्रोक की नकल करने में महीनों या वर्षों तक बिता देते हैं। अपनी खुद की शैली नहीं बनाते, विभिन्न तरीकों के साथ प्रयोग नहीं करते, बस नकल करते हैं। छात्र अपने कागज को शिक्षक के काम पर रखते हैं और बार बार सटीक आंदोलनों का पता लगाते हैं। ऐसा लगता है कि इससे हर किसी की सुलेख एक जैसी दिखेगी, लेकिन होता इसके विपरीत है। पारंपरिक रूप का पूरी तरह से पालन करने से छात्र उन सिद्धांतों को आत्मसात कर लेते हैं जो अच्छी सुलेख को सफल बनाते हैं। बाद में जब वे हार चरण में पहुंचते हैं, तो उनकी व्यक्तिगत शैली सतही स्तर की नकल के बजाय इस गहरी समझ से स्वाभाविक रूप से उभरती है। शोध और कौशल विकास ने जापानियों द्वारा सदियों पहले खोजी गई बात की पुष्टि की है। अध्ययनों से पता चलता है कि जो शुरुआती लोग बुनियादी बातों के जानबूझकर अभ्यास पर अधिक समय बिताते हैं, वे लंबे समय में उन लोगों की तुलना में तेजी से प्रगति करते हैं जो जल्दी से उन्नत तकनीकों में कूद जाते हैं। मस्तिष्क को सही तंत्रिका मार्ग बनाने के लिए समय चाहिए। इस प्रक्रिया में जल्दबाजी करने से कमजोर संबंध बनते हैं जो भविष्य के विकास को सीमित करते हैं। शु इस वास्तविकता का सम्मान करते हुए जल्दबाजी से इनकार करते हैं।